So hello everyone, I welcome you all to the Inside SSB YouTube channel. Today we are revising our Indian polity which is very important for your CDS and NDA examination. यहाँ से जो एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले कंसेप्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है उसको हम रिवाइज करेंगे एंड इस सेशन के बाद आई कैन अश्योर यू आपके मार्क्स पॉलिटी में इंक्रीज होने वाले हैं. The first question is which of the following acts gave way to the establishment of the first Supreme Court of India? So the correct answer is option number D. It was the Regulating Act of 1773. तो कुछ एक्ट्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी उस एक्ट में पास हुए. तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को क्रिएट किया गया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग. फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके वर्क को थोड़ा सा डेलीगेट किया गया, ठीक है, रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को थोड़ा सा अलग किया गया, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को एंड किया गया. देन कम्स दी पिट्स इंडिया एक्ट 1784. इसमें गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी इसमें दो मेंबर्स को और एडिशन किया गया. कंपनी के अफेयर्स वाज डिवाइडेड इनटू कमर्शियल अफेयर्स एंड गवर्नेंस अफेयर. कमर्शियल अफेयर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालते थे एंड जो गवर्नमेंट चलाते थे वो थे द बोर्ड ऑफ कंट्रोल. बॉम्बे एंड मद्रास को कंप्लीटली कैलकाटा के अंडर कर दिया गया. ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज द सुप्रीम फॉर इंडिया. देन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मोनोपोली को थोड़ा सा एंड किया गया एक्सेप्ट द टी एंड चाइना ट्रेड. टी और चाइना को छोड़ के बाकी जो भी ट्रेड के ऑप्शंस थे उसमें अब कोई भी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिलेगी. और 1 लाख रुपीज ईयर मार्क फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस. नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833. Now the Governor General of Bengal will be known as the Governor General of India and the first was William Bentinck. इसमें कंपनी की पूरी ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया गया. इवन द टी एंड चाइना ट्रेड वाज नाउ ओपन फॉर ऑल. लॉ मेंबर वाज एडेड इनटू द गवर्नर जनरल्स काउंसिल, ठीक है. देन द चार्टर एक्ट ऑफ 1853. इसमें कंपनी के लेजिस्लेटिव अफेयर्स को एग्जीक्यूटिव अफेयर्स से अलग किया गया एंड 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड फ्रॉम द सेंट्रल लेजिस्लेशन, ठीक है. प्रोविंसेस से 4 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया था. देन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. ये पहला एक्ट है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद. इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को वाइसरॉय से बदल दिया गया था एंड द फर्स्ट वाइसरॉय वाज लॉर्ड कैनिंग. इसमें एक पोस्ट क्रिएट की गई थी दैट वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विद अ 15 मेंबर काउंसिल, ठीक है. इसको इंडिया काउंसिल भी कहा जाता है. देन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम आया, आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई वाइसरॉय को, ठीक है. एंड इसमें थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ. इसका मतलब जो प्रोविंसेस में लेजिस्लेशन चल रहा था उसमें इंडियंस को ऐड करना यहाँ पे स्टार्ट हो गया था. देन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. द एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो था उसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बजट के ऊपर डिस्कशन वगैरह करने का राइट यहाँ पर मिला है. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर नॉट टू बी फाउंड इन द ओरिजिनल प्रीएम्बल. आपके ओरिजिनल प्रीएम्बल में कौन से ओरिजिनल वर्ड्स जो हैं वो नहीं थे, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले नहीं थे. तो द करेक्ट ऑप्शन इज टू ऑफ द अबव. ऐसे दो वर्ड्स हैं जो 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड हुए. व्हाट वर द वर्ड्स? इसके लिए एक ट्रिक है, SIS. S फॉर सेक्युलर, I फॉर इंटेग्रिटी एंड S फॉर सोशलिस्टिक, ठीक है, सोशलिस्ट या सोशल. तो ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं थे एंड जो प्रीएम्बल अमेंड हुआ था दैट वाज अमेंडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976. Consider the following statements. India borrowed the concept of concurrent list from this country. Joint sitting of the parliament was taken from this country. तो हमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं जो हमने दूसरी कंट्री से अडॉप्ट किए हैं. वी हैव टू टेल कि हम कौन सी कंट्री से ये फीचर्स हमने अडॉप्ट किए हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया. ये फीचर्स हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किए हैं. तो लिस्ट के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं. देर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन इंडिया और ये लिस्ट जो है हमारी 7th शेड्यूल में मैंशनड है. व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट? यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट. यूनियन लिस्ट वो टॉपिक्स हैं जिसमें कंप्लीट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लॉ मेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. एंड देन लास्ट में आती है स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लिस्ट पे पूरा का पूरा काम स्टेट गवर्नमेंट करती है और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलके, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों मिलके आपस में काम करते हैं. तो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. यहाँ पे कंट्री वाइज हम सोर्सेज थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं. ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, ठीक है. हमने यहाँ से रूल ऑफ लॉ लिया है. वी हैव टेकन दी लेजिस्लेटिव स्पीकर, स्पीकर का रोल हमने यहाँ से लिया है. हमने सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से ली है.
यूएस से हमने क्या क्या लिया है? यूएस से हमने प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया है, हमने यहाँ से फेडरल स्ट्रक्चर लिया है गवर्नमेंट का, इलेक्टोरल कॉलेज एंड द इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने यहाँ से ली है, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट, फंडामेंटल राइट्स हमने यहाँ से लिए हैं, ठीक है। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? आयरलैंड से हमने डीपीएसपी का कंसेप्ट लिया है एंड जो प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, वो भी हमने यहीं से लिया है। देन ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है द ट्रेड रिलेशंस, जिस तरीके से ट्रेड इंडिया में चलता है एंड कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट। फ्रांस से हमने लिया है कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। कनाडा से हमने लिया है क्वाजी फेडरल सिस्टम, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है, कि स्टेट्स के साथ भी पावर हमें शेयर करनी है। यूएसएसआर, रशिया से हमने क्या क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं एंड प्लानिंग कमीशन लिया है, जो कि अब नीति आयोग से रिप्लेस हो चुका है। जर्मनी से हमने लिए हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे किया जाता है, अमेंडमेंट एंड द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा। जापान से हमने लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग कैसे होगी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू मैच द फॉलोइंग म्यूनिसिपैलिटीज के प्रोविजंस हैं टू देयर रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। तो दीज आर सम ऑफ द आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। इसी के ही सेम रिस्पेक्ट में पंचायत के भी आर्टिकल्स रहते हैं। पंचायत के जो आर्टिकल्स हैं वो 243 से लेके 243 ओ तक पंचायत के आर्टिकल्स हैं एंड म्यूनिसिपैलिटी के 243 पी से लेकर 243 ZG के आर्टिकल्स हैं। अ क्वेश्चन फॉर यू इज कि जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हैं वो कौन सी बॉडी कंडक्ट करवाती है? फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ठीक है। कौन सी बॉडी है जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है? तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन सेल्फ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? इंडिया में कितने टाइप की म्यूनिसिपल बॉडीज मिलती हैं हमें? तो द फर्स्ट इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको नगर निगम भी कहा जाता है। ये बड़ी मेट्रो सिटीज में, बिग सिटीज में मिलती है जहाँ पे पॉपुलेशन इज 10 लाख प्लस, ठीक है। ये जो है स्टेट लेजिस्लेचर इसको बाय लॉ क्रिएट करता है। सेकंड इज योर म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल काउंसिल, जिसको नगर पालिका परिषद भी कहा जाता है। स्मॉलर सिटीज और स्मॉलर टाउन्स में होती है। थर्ड इज योर नोटिफाइड एरिया कमेटी, जिसको नगर पंचायत भी कहते हैं। ये उन एरियाज में होती है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट फास्ट हो रखा है या फिर वहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन चल चुका है। नेक्स्ट इज योर टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी वो टाउनशिप्स होती हैं जहाँ पे सारी सिविक एम्यूनिटीज आपको एक ही जगह में मिल जाएंगी, जो आजकल मेट्रो सिटीज में कंसेप्ट भी आपने देखा होगा। नेक्स्ट इज कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड एक वो बॉडी है फॉर द कंट्रोल ऑफ सिविल पॉपुलेशन इन दी मिलिट्री एरिया। मिलिट्री एरिया में सिविल पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए कैंटोनमेंट बोर्ड बनता है। एंड लास्ट इज योर पोर्ट ट्रस्ट। ये उन सिटीज में होती है जहाँ पे इंडिया के मेजर पोर्ट्स सिचुएटेड हैं। तो नेक्स्ट आर दी रिजर्वेशन फीचर्स। जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं और म्यूनिसिपैलिटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सीट को कैसे रिजर्व किया जाता है। देखिए, सीट रिजर्वेशन SC ST कम्युनिटी का होता है एंड वुमेन कम्युनिटी का होता है। तो अगर बात हम करें SC एंड ST कम्युनिटी की, तो उनका रिजर्वेशन इज अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनका रिजर्वेशन रखा गया है। एंड बात करें अगर वुमेन पार्टिसिपेशन की, सो इट इज फिक्स्ड एट 33% और 1/3 एट एवरी लेवल ऑफ पंचायत। चाहे वो ग्राउंड लेवल है, ग्राम सभा है, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल है, चाहे वो जिला परिषद ही क्यों ना हो, वहां पे वुमेन का पार्टिसिपेशन विल बी 1/3 सीट विल बी रिजर्व, ठीक है। अब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, हर स्टेट में पंचायत को अब आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रखा गया है, हर स्टेट को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मेंटेन करना है। बट इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो थोड़े से सेंसिटिव हैं, क्यों? क्योंकि बॉर्डर एरियाज हैं या फिर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है। तो वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पंचायती राज लॉ है वो एज इट इज नहीं लगता, वो मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई किया जाता है एंड दैट मॉडिफिकेशन इज नोन एज पैसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज 1996। और इसको कौन अप्लाई करता है? इसको गवर्नमेंट ही अप्लाई करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पैसा एक्ट लगता है? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ट्राइबल एरियाज ऑफ दार्जिलिंग एंड हिली एरियाज ऑफ मणिपुर। एंड यूनियन टेरिटरीज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कौन अप्लाई करता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली विद और विदाउट modifications कैन अप्लाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट? तो आर्बिट्ररी अरेस्ट से प्रोटेक्शन हमें मिलती है आर्टिकल 22 इज द प्रोटेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो लेट अस डिस्कस सम
इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर बार आपके CDS में क्वेश्चन आता ही आता है। तो देर आर, ये है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, equal access to shops, hotels, wells, tanks, equality of opportunity in public employment, abolition of untouchability and abolition of titles. Then आता है right to freedom. राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 के अंदर हमें 6 टाइप की फ्रीडम्स मिलती हैं। कौन कौन सी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली पीसफुली, फॉर्म एसोसिएशंस, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, reside in any part of India and practice any profession. A second question for you is, second question आप लोगों के लिए ये है कि यहाँ पे एक और फ्रीडम हुआ करती थी, देयर वॉज अनदर फ्रीडम जिसको हमने रिमूव कर दिया है, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द नेम एंड by which amendment it was removed. The name and the amendment by which it was removed. Next freedom आती है protection of in respect of conviction of offences, ये है आर्टिकल 20, right to life and personal liberty 21, right to education 21A, protection against arrest and detention आर्टिकल 22. Then right against exploitation, इसमें आते हैं आर्टिकल 23 which is prohibition of traffic of human beings and आर्टिकल 24 prohibition of child लेबर. देन आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, freedom to manage religious affairs, freedom to pay taxes for the promotion of any particular religion, freedom to attend religious instructions or worship in certain educational institutions. Then cultural and educational rights, ये है आर्टिकल 29 which is protection of language culture of minorities and आर्टिकल 30 which is right of minorities to establish educational institutions. एंड लास्ट में आती है हमारी जिनको हम बोलते हैं रिट्स, वो बोलते हैं रिट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. रिट्स हमारी 5 तरीके की रिट्स होती हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टिलरी एंड क्वो वारंटो. दीज आर द रिट्स. और ये जो रिट्स हैं इसको सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इशू कर सकते हैं. Now there are some fundamental rights which we share and which are exclusive to the Indian citizens. तो कुछ ऐसे fundamental rights जो Indian citizens के पास ही हैं. वैसे तो हमारे पास 14 से लेके 32 तक सारे हैं, बट इसमें से कुछ ऐसे हैं जो हम शेयर करते हैं फॉरनर्स के साथ और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ हम किसी के साथ शेयर नहीं करते. तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 and 30 are the rights which we do not share, that are only available to the Indian citizens only. एंड दीज आर द फंडामेंटल राइट्स दैट वी शेयर. ठीक है, ये हैं वो फंडामेंटल राइट्स जो हम शेयर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नोन एज द केस दैट सेव्ड द डेमोक्रेसी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला. तो केशवानंद भारती केस ने हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी थी विच वॉज डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर? ये वो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी लॉ से इसको हटाया नहीं जा सकता. व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? फेडरल एंड सेकुलर कैरेक्टर, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, वेलफेयर स्टेट, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सेपरेशन ऑफ पावर, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लॉ ऐसा आता है जिसने सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर कोई ऐसा लॉ आ गया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर है, स्टेट के पास कोई पावर नहीं रहेगी, इससे क्या होता है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर अफेक्ट हो सकता है. कोर्ट इंटरवीन कर सकता है और बोल सकता है कि ये जो लॉ है दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. क्यों? क्योंकि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज डीपीएसपी इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? डीपीएसपी कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है? डीपीएसपी हमारा 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. व्हाट आर द 3 कैटेगरीज? तो ये है सोशलिस्टिक डीपीएसपी, गांधीयन डीपीएसपी एंड द लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी. सोशलिस्टिक को आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि ये डीपीएसपीज वेलफेयर स्टेट, लोगों के भलाई के लिए ही हैं ज़्यादातर, जैसे वेलफेयर ऑफ द स्टेट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड, फ्री लीगल एड, वर्क प्रोफेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन. गांधीयन प्रिंसिपल्स वो हैं जो गांधी जी की फिलॉसफी, थी, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को बनाना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एम्पावरमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, बैन ऑन द स्लॉटर ऑफ काउ. एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स वो हैं जो एक मॉडर्न सोसाइटी की नीड है, जो एक मॉडर्न सोसाइटी सोचती है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, चाइल्ड केयर
एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डीपीएसपी। नाउ इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी? यस, देयर इज अ डिफरेंस। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नेगेटिव होते हैं गवर्नमेंट के लिए और पॉजिटिव होते हैं सिटीजन्स के लिए। ऑन द अदर हैंड डीपीएसपी आर पॉजिटिव, स्टेट के लिए भी पॉजिटिव है और लोगों के लिए तो पॉजिटिव है ही। फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, दे आर जस्टिशिएबल। अगर फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिल रहे, आप कोर्ट में केस कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड डीपीएसपी के लिए ऐसा नहीं होता है, they are non-justiciable. They aim at establishing political democracy. They aim at establishing social and economic democracy. These have legal sanctions. They have moral and political sanctions. They promote welfare of the individual. ये इंडिविजुअल के राइट्स की बात करता है फंडामेंटल राइट, और जो डीपीएसपी है वो पूरी सोसाइटी के वेलफेयर की बातें करता है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स। फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ पास करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली ही एनफोर्स्ड रहती हैं। देयर ऑन द अदर हैंड डीपीएसपी को एनफोर्स करने के लिए यू हैव टू पास अ लॉ, आपको लॉ मेकिंग करनी पड़ेगी। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो वो ऑटोमेटिकली नहीं लगेगा, उसके लिए आपको लॉ पास करना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट के केस में द कोर्ट कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। डीपीएसपी के केस में कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द ओनली स्टेट टू एनफोर्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो अभी तक एनफोर्स का मतलब यहाँ पर ये है जिसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सो वो एक ही स्टेट है, दैट इज गोवा। उत्तराखंड दूसरा ऐसा स्टेट बना है जहाँ पे अभी यूसीसी का लॉ जो है वो पास हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन अभी होना यहाँ पर बाकी है। सो इम्प्लीमेंट करना एंड लॉ पास करने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इम्प्लीमेंट जहाँ पे हो चुका है वो एक ही स्टेट है अभी, विच इज गोवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज? तो द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ऑफ द अबव। दे आर नॉन जस्टिशिएबल। इसका मतलब होता है कि आपको अगर फंडामेंटल ड्यूटी आप नहीं कर रहे हो, कुछ भी है, आप कोर्ट में उसके अगेंस्ट जा सकते हो नहीं। दे वर रिकमेंडेड बाय द स्वर्ण सिंह कमिटी। जी हाँ, स्वर्ण सिंह कमिटी ने इनको रिकमेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, बाय विच अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड? कौन से अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज आर abide by the constitution, respect national flag and anthem, follow the noble ideas of freedom struggle, protect sovereignty and integrity of India, defend the country and render national service, spirit of brotherhood, preserve composite culture, preserve natural environment, develop scientific temper, safeguard public property, strive for excellence, and provide education opportunity for children of the age 6 to 14 years. Next question, consider the following statement: the house is not subjected to dissolution. 1/3 members retire every second year. A union executive member is the chairman. Which house are we talking about? So the house we are talking about is राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा की बात यहाँ पे हो रही है। तो लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द सिटीजंस ऑफ इंडिया, एंड राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। द पीरियड ऑफ लोकसभा इज 5 years एंड राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। 1/3 मेंबर जो हैं हर 2 साल में रिटायर होते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 552 एंड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250। मनी बिल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के पास भी जाते हैं बट राज्यसभा के पास सिर्फ 14 डेज का ही टाइम रहता है उस बिल को रिटर्न करने के लिए। राज्यसभा के पास मनी बिल के केस में ज़्यादा कुछ पावर्स नहीं होती। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पीकर्स, राज्यसभा को कौन चेयर करता है? इट इज़ द चेयरमैन, हु इन टर्न इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा को कौन चेयर करता है? ही इज नोन एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। इनका क्या ड्यूटीज़ क्या होती हैं? they are the administrative heads and responsible for the working of their houses, power to take penal actions against members, power to vote and power to suspend, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स प्रोवाइड फॉर अ जॉइंट सिटिंग इन द पार्लियामेंट? कौन से बिल ऐसे हैं जिसके ऊपर जॉइंट सिटिंग होती है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑर्डिनरी बिल ही एक ऐसा बिल है जिसके ऊपर जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन प्रोवाइडेड है। तो जॉइंट सिटिंग की अगर बात करें, सो जॉइंट सिटिंग इज समन्ड बाय, समन्ड का मतलब होता है बुलाता कौन है, समन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड बाय, प्रिसाइडेड मतलब उसको चेयर कौन करता है, उसको मैनेज कौन करता है? इज मैनेज्ड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। आप इसमें कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट शैल वी डिस्कस अबाउट ऑर्डिनरी बिल अदर देन दीज 3, ठीक है। इसमें क्रिमिनल सिविल लॉज वगैरह आते हैं। इंट्रोडक्शन कहाँ होता है ऑर्डिनरी बिल का? ये लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। डू यू रिक्वायर एनी प्रेसिडेंट्स परमिशन? नो।
ठीक है, नहीं चाहिए होती। मनी बिल की बात करें तो मनी बिल का आर्टिकल है 110, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आता है। फाइनेंशियल बिल का आर्टिकल इज 117, ये भी लोकसभा में ही आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का आर्टिकल इज आर्टिकल 368, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है। मनी बिल के केस में यू नीड प्रेसिडेंट्स परमिशन, फाइनेंशियल बिल के केस में भी परमिशन चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के में कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। ऑर्डिनरी बिल कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी विच इज 1/4, मनी बिल भी सिंपल मेजोरिटी, फाइनेंशियल बिल भी सिंपल मेजोरिटी, पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। लेजिस्लेटिव पावर की बात करें सो ऑर्डिनरी बिल के केस में लोकसभा एंड राज्यसभा आर इक्वल, मनी बिल के केस में लोकसभा इज मोर पावरफुल, फाइनेंशियल बिल के केस में एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में बोथ आर इक्वल। इन केस ऑफ अ डेडलॉक जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन ऑर्डिनरी बिल में है और फाइनेंशियल बिल में है, बट मनी बिल में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती। इफ यू टॉक अबाउट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैन गिव अ यस एसेंट दे सकता है, हाँ बोल सकते हैं, और ही कैन सेंड फॉर रिकंसिडरेशन जिसको सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है, और ही कैन यूज अ वीटो, वीटो मतलब ही कैन से नो टू अ बिल। मनी बिल के केस में ही कैन गिव असेंट बट ही कैन नॉट डू रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन का प्रोविजन नहीं होता, इसमें या तो येस बोलेंगे या तो फिर नो बोलेंगे। सेम फाइनेंशियल बिल के केस में भी असेंट दे सकते हैं एंड ही कैन यूज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ वीटो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में भी यही होता है, ही कैन गिव असेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाय विच अमेंडमेंट प्रेसिडेंट वॉज बाउंड टू गिव हिज असेंट, प्रेसिडेंट वॉज बाउंड टू गिव हिज असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कौन से अमेंडमेंट की वजह से प्रेसिडेंट को अब अमेंडमेंट वाले बिल के लिए हाँ बोलना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द रिसेस टाइम बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द हाउसेस कैन नॉट बी, दो सेशंस के बीच में, दो हाउसेस के बीच में मोर देन 6 मंथ का गैप अलाउड नहीं होता है। इफ यू टॉक अबाउट एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन, एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि ये सिर्फ एक सिटिंग को टर्मिनेट करता है, एक सिटिंग को मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देर इज अ मॉर्निंग शिफ्ट, देर इज एन आफ्टरनून शिफ्ट एंड देर इज एन इवनिंग शिफ्ट, तो अगर एडजर्नमेंट मोशन आता है तो सिर्फ मान लीजिए आफ्टरनून का ही सेशन जो है वो टर्मिनेट होगा, द हाउस विल मीट अगेन इन द इवनिंग, इवनिंग में फिर से हाउस मिलेगा। बट जहाँ पे बात होती है प्रोरोगेशन की, ये ना ही तो सिटिंग को टर्मिनेट करता है बट पूरे हाउस का सेशन ही टर्मिनेट कर देता है। मान लीजिए मॉर्निंग सेशन में ही प्रोरोगेशन लग गया तो ये क्या होगा, पूरा दिन हाउस काम नहीं करेगा, और जब हाउस मिलेगा तो उसके लिए टाइम फिर से बताया जाएगा कि हम 2 महीने बाद या 3 महीने बाद दोबारा हाउस विल मीट। एडजर्नमेंट मोशन कौन लेके आता है, इट इज पास्ड बाय द स्पीकर और द चेयरमैन, प्रोरोगेशन इज पास्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एडजर्नमेंट मोशन में बिल्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है, बिल्स वगैरह कोई लैप्स नहीं होते हैं, जिस सेशन में काम होता है उसके नेक्स्ट सेशन में बिल्स वगैरह का काम रिज्यूम हो जाता है। प्रोरोगेशन में भी क्या होता है, ये भी किसी बिल को अफेक्ट नहीं करता, बट जो गवर्नमेंट के नोटिस हैं, जो गवर्नमेंट के कोई नोटिस हैं या गेजेट है, द नोटिस हैज टू बी फ्रेशली असाइंड, नए फ्रेश नोटिस बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन, so the purpose of the no confidence motion is to test the majority of the newly elected government on the floor of the house, कि क्या जो नई गवर्नमेंट बनी है उसके पास मेजॉरिटी है या नहीं है। इफ दे पास दे कंटिन्यू विद देयर गवर्नमेंट, इफ दे फेल देन फ्रेश इलेक्शंस टेक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनफॉर्मली नोन एज द किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट टर्म किसको कहा जाता है, दे आर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हु आर वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर, नॉट ओनली मिनिस्टर्स, इसमें प्राइम मिनिस्टर के फ्रेंड्स भी, रिलेटिव्स भी ऐड हो सकते हैं, दे मे और मे नॉट बी फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो किचन कैबिनेट का जो कंसेप्ट है इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, योर एज शुड बी 35 ईयर्स मिनिमम एंड यू शुड हैव क्वालिफिकेशंस टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। तो प्रेसिडेंट के बारे में कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं। आर्टिकल 58 इज द क्वालिफिकेशन, 54 इज द टर्म इलेक्शन, इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बैलेट पेपर, सीक्रेट बैलेट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कौन कौन प्रेसिडेंट को वोट करने के लिए अप्लाइड है, एलिजिबल है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का राइट नहीं है इन केस ऑफ इलेक्शन। आर्टिकल 55 इज द मैनर ऑफ इलेक्शन, 56 इज द टर्म ऑफ ऑफिस विच इज 5 years, 57 is the eligibility for re-election and article 61 is the impeachment.
ऑफ प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट का प्रोसेस इसमें मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे आपके एग्जाम में अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आ गया तब भी यही स्टेटमेंट करेक्ट होगा। वाई? बिकॉज द हेड ऑफ द COM इज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो गवर्नर के पास कुछ पावर्स हैं। ही हैज एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स में ही कैन अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के, एडवोकेट जनरल, ठीक है, एंड ही हैज लेजिस्लेटिव पावर्स दैट ही इज अ पार्ट ऑफ द असेंबली। ठीक है, इनके बिल के, इनके साइन के बिना कोई एक्ट लॉ में नहीं बदलता। ठीक है, ये भी अपनी ऑर्डिनेंस इशू पावर होती है इनके पास, विच इज आर्टिकल 213। ही हैज जुडिशियल पावर्स। ठीक है, ही हैज नो एमरजेंसी पावर। इनके पास एमरजेंसी पावर नहीं होती, इनके पास मिलिट्री पावर नहीं होती, एंड इनके पास डिप्लोमेटिक पावर भी नहीं होती। Which one of the following constitutional amendment made it possible to appoint one person to hold the office of the governor in two or more states simultaneously? So the correct answer is option number A, which is the Seventh Amendment Act of 1986. Which of the following are not true for the president rule as per Article 365 of the Indian Constitution? All of the above statements are not true. Okay, it is a discretionary power. No, it is not a discretionary power. प्रेसिडेंट अपनी मर्जी के हिसाब से प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाता, बल्कि गवर्नर की रिपोर्ट को रिव्यू करता है और स्टेट में एक्चुअल में कैसी कंडीशन है उनको भी रिव्यू किया जाता है। इट हैज अ पोटेंशियल टू चैलेंज द इंडियन स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। जी हाँ, इंडियन फेडरलिज्म को पूरी तरीके से ये चैलेंज नहीं करता है, बट टेम्पररी पीरियड के लिए, फॉर टेम्पररी पीरियड्स आर कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स हल्का सा यूनिटरी हो जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। प्रेसिडेंट रूल का मतलब ये नहीं होता कि इंडिया के सारे स्टेट उसके अंदर आ जाए। जिस स्टेट में लगा है सिर्फ वहीं की फंक्शनिंग थोड़ी सी हिल, बाकी सब जगह नॉर्मल वर्क ही होता है। इट डज नॉट अफेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन। नहीं, इससे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है, नॉट अ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो प्रेसिडेंट रूल मोस्ट में पावर्स आप देख सकते हैं क्या होती हैं। इसमें क्या होता है, द स्टेट असेंबलीज आर डिसॉल्व। ठीक है, स्टेट में उस टाइम कोई गवर्नमेंट नहीं होती और स्टेट का जितना भी काम है वो प्रेसिडेंट अपने अंडर ले लेता है। He can take the functions of the state government and powers vested in him. He can declare that the power of the state government will be exercised by the parliament. Parliament लॉ मेकिंग का काम कर लेगा, एग्जीक्यूटिव का काम भी कर लेगा। He can take all the necessary steps for the suspension of constitutional provision. During the imposition of emergency, the council of minister headed by CM is dismissed. यही एक important point है, आपको ये चीज़ confusion नहीं हो। नेशनल इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं किया जाता, प्रेसिडेंट रूल में ही स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया जाता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट। ठीक है, नॉट करेक्ट वाले स्टेटमेंट्स पॉलिटी में आजकल थोड़े से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन whereby financial stability or credit of the state is threatened, he may declare a financial emergency. सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नर के पास इमरजेंसी पावर्स है ही नहीं। सारी की सारी जो भी इमरजेंसीज हैं वो कौन डिक्लेयर करता है, वो प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करता है। ठीक है, तो हम इमरजेंसीज को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजंस ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि यहाँ पे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है। अप्रूवल स्पेशल मेजोरिटी विद इन 2 मंथ, यहाँ पे भी स्पेशल मेजोरिटी विद इन 2 मंथ। इसको रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट, इसे भी प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल तो बहुत बार, ऑलमोस्ट अबव 100 टाइम्स इंडिया में लग चुका है डिफरेंट स्टेट्स। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है। जुडिशियल रिव्यू इसमें अलाउड है, इसमें भी अलाउड है। टॉकिंग अबाउट नेशनल इमरजेंसी, for external aggression and armed rebellion are the grounds. Next question for you is which word was substituted? यहाँ पे एक word ऐसा था जिसको हमने substitute किया है, and by which amendment it was substituted. Or next question, what is a parliamentary approval? It is approved by both the houses within 1 month और special majority. Remove कौन कर सकता है नेशनल इमरजेंसी को, या तो प्रेसिडेंट करेगा या तो लोकसभा में रेजोल्यूशन पास करना जाएगा। इंडिया में 1962, 71 एंड 75 में नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। जुडिशियल रिव्यू इसमें भी अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहाँ से एक और क्वेश्चन जो आपके CDS PYQ में आ भी चुका है, दैट इज हु आर द मेंबर्स, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है हु आर द फॉलोइंग आर नॉट द मेंबर्स, नॉट मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। तो आपको नाम के बस सरनेम ही आप याद रख लीजिए, जैसे आप मुंशी, ठीक है, KM मुंशी, सादुल्ला, अय्यर, अयंगर, ठीक है, एन माधव राव एंड TT कृष्णमाचारी। तो अगर आपको लास्ट के नेम भी याद है,
आप ऑप्शन एलिमिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस द इंडियन इमरजेंसी प्रोविजन? इंडियन इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहाँ से लिए हैं? As discussed before, emergency provisions has been taken from Germany. Which of the following statement is not true? The correct answer is chairperson and the other members of UPSC are appointed by PM. They are appointed by the President of India. ठीक है, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ये वो बॉडीज होती हैं जिनका स्पेशल मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। इसको किसी लॉ से नहीं बनाया गया, बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था इन बॉडीज को उसी ने क्रिएट किया है। एंड व्हाट आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? ये वो बॉडीज हैं जिसको हम बाय एन एक्ट ऑफ लॉ लेकर आए हैं, फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग। So some of the constitutional bodies are under Article 76 is the Attorney General. He is the law officer of central government. Central government का lawyer होता है। इनका counterpart Article 165 Advocate General of the State. He is the law officer of state. Then 148 is the Comptroller Auditor General of India. 280 Finance Commission appointed by President. Article 315 to 323 is the UPSC and the स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं आपको एसपीएससी के बारे में एक फैक्ट बताना चाहूंगा छोटा सा, वो ये है कि एसपीएससी के मेंबर्स को अपॉइंट, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को मेंबर्स को अपॉइंट गवर्नर करता है, बट रिमूव प्रेसिडेंट ही करता है। ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है। आर्टिकल 324 इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 338 नेशनल कमीशन फॉर एससी। 338A नेशनल कमीशन फॉर एसटी। 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 350B is the special officer for the minorities. Article 20 and 21 can be suspended during an emergency. So, the correct answer will be false. Article 20 और Article 21. 20 है आपका protection of life in conviction of offences and 21 है आपका right to live. ठीक है, right to live या protection of life and personal liberty. ये ऐसे fundamental rights हैं जो national emergency के टाइम भी suspend नहीं होते, ये कभी भी suspend नहीं होते। तो statement is false. What does the term justiciable means in the context of fundamental rights? The word justiciable means that you can move to the courts. They are enforced by the court of law. What is the maximum validity of a presidential ordinance? So the maximum validity is 6 months and 6 weeks. ठीक है, presidential ordinance क्या होता है? Under Article 123 the president can issue an ordinance. Ordinance making power क्या होती है? ये तब होता है जब one of the houses is not in session. या तो लोकसभा राज्यसभा दोनों ही नहीं है या दोनों में से एक एब्सेंट है। ये कब लगता है? जब कोई कंट्री में इमीडिएट अर्जेंसी आ गई, कोई अर्जेंटली हमें कोई लॉ पास करना है। ठीक है, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट 6 वीक और 6 मंथ। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू भी होता है। ऑर्डिनेंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता है, इट कैन नॉट बी यूज फॉर अमेंडमेंट। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की, वो एक बहुत ही स्पेशल पावर होती है। ठीक है, गवर्नर के पास भी होती है अंडर आर्टिकल 2(1). The Election Commission of India is responsible for the direction and control of elections too. So the correct answer is all of the above. Election Commission of India प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी कंडक्ट करता है, राज्यसभा के भी करता है, विधानसभा, वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा के भी करता है। ठीक है, इन सबके इलेक्शंस, विधानसभा से कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेट असेंबली के इलेक्शंस भी कौन करवाता है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स ओथ एंड एफर्मेशंस फॉर। So the correct answer is option number C. इसमें PM, CJI which is the Chief Justice of India and Chief Minister की oath mentioned है। Which schedule deals with the anti-defection laws? Anti-defection law हमारे 10th schedule में आता है। Another question for you is by which amendment? By which amendment anti-defection law was added? कौन सा शेड्यूल किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? तो टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं। इसको याद करने की ट्रिक भी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आप अगर इस ट्रिक से याद कर सकते हो वेल एंड गुड, वरना आपके सामने शेड्यूल की लिस्ट है। शेड्यूल 1 इज द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। शेड्यूल 2 is the oath, salary of president, governor, speaker, Rajya Sabha, Lok Sabha, judges of High Court, Supreme Court. Schedule 3 is the oath of all authorities except president and vice president. Schedule 4 is Rajya Sabha seats. Schedule 5 is the administration and control of scheduled area and scheduled tribes. Schedule 6 is the administration of controls of northeast state. कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसमें एक ऐसा स्टेट है जो नहीं आता है, वो है मणिपुर। मणिपुर इसमें एडेड नहीं है। शेड्यूल 7 इज योर लिस्ट। शेड्यूल 8 इज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड शेड्यूल 9 इज द वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, लैंड रिफॉर्म्स इसके अंदर आते हैं।
Schedule 10th is the anti-defection, Schedule 11th is पंचायत and Schedule 12th is the municipality. ठीक है, लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे थे, तो लैंग्वेजेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी 22 हैं। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे शेड्यूल 8 में। आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल। ठीक है, सो आप लैंग्वेजेस को देख सकते हो, असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। The Supreme Court of India has original jurisdiction in which of the following cases? So it has original jurisdiction in the center-state conflicts and state-state conflicts also. Original jurisdiction का मतलब होता है कि सबसे पहली हियरिंग, द फर्स्ट हियरिंग, मतलब केस ओपन ही सुप्रीम कोर्ट में होगा। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हो, सबसे पहली बार ही जो केस ओपन होगा वो सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। नेक्स्ट टाइप की जुरिस्डिक्शन है एपिलिएट जुरिस्डिक्शन। ये वो जुरिस्डिक्शन होती है जिसमें आप लोअर कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस अपील करते हो। नेक्स्ट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये वो एडवाइस है जो प्रेसिडेंट को दी जाती है। ठीक है, देन इज योर रिट्स हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस वो रिट है जिसमें आप अगर इलीगली डिटेन कर लिए जाओ, इफ यू आर इलीगली डिटेन्ड, उसके अगेंस्ट लगती है मैंडामस। मैंडामस लगती है कि कोई पब्लिक ऑफिस है, देयर इज अ पब्लिक ऑफिस और वहाँ पे ढंग से वो लोग काम नहीं कर रहे हैं जो उनकी ड्यूटीज हैं, तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। देन प्रोहिबिशन और सर्टिलरी में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सो इसके लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक दूंगा। दोनों ही क्या है कि जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट से केस को ट्रांसफर कर लेता है, बट देयर इज अ प्रोवर्ब, आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, ये सुना होगा आपने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसमें पी पहले आ रहा है, दैट पी स्टैंड्स फॉर प्रोहिबिशन, और सी बाद में आ रहा है, दैट सी स्टैंड फॉर सर्टिलरी। इसका मतलब क्या हुआ, जब केस चल रहा है, द केस इज इन बिटवीन, लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, और तब केस अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया, उसको प्रोहिबिशन कहते हैं। और मान लीजिए केस हो गया क्लोज, सी बाद में आ रहा है, अगर केस क्लोज हो गया तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने केस अपने पास ट्रांसफर किया, तो उसको सर्टिलरी कहते हैं। लास्ट इज कोवरंटो। कोवरंटो इज कि कोई पर्सन इज सिटिंग ऑन अ डेजिग्नेशन और एट एनी पोस्ट विच इज वेरी, मतलब बहुत ही एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, बहुत ऊंची पोस्ट है। इज ही एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट, क्या वो मिनिमम एलिजिबिलिटी को पूरी कर रहा है, उसको आप ये रिट से पता कर सकते हो। तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ आपके लिए, आपकी थोड़ी सी एडिशनल प्रैक्टिस के लिए, देयर आर सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आपको ये कैसे सॉल्व करना है, पॉज द वीडियो। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन देखिए, एंड इन द कमेंट बॉक्स बिलो में नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके आप इनका करेक्ट आंसर लिखिएगा। तो इन द नेक्स्ट स्लाइड्स आई विल शो यू सम PYQs। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उनके आंसर्स को कमेंट में लिखिए। तो with that we have successfully completed our revision session. I hope आपको, so with that we have successfully completed our revision session. I hope the session was informative for you. ठीक है, आपके एग्जाम में थोड़े से आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया होगा और आपके इंपॉर्टेंट पॉलिटी के एरियाज को हमने डिस्कस अच्छे से किया हो। From my side and from the Inside SSB family, we wish you all the very best for your upcoming CDS and upcoming NDA examination. ठीक है, जाओ अच्छे से एग्जाम को फोड़ दो ताकि आपका नाम उस होली लिस्ट ऑफ यूपीएससी, ठीक है, हम होली लिस्ट कहते हैं यूपीएससी की जो लिस्ट है, में आपका रोल नंबर, आपका नाम जरूर मिले। थैंक यू एंड जय हिंद।